नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CVR में एक बार फिर स्वागत है। तो आज आप लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप UPSC, UPPSC, स्टेट PSC से लेकर के कांस्टेबल स्तर तक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न बनते रहते हैं और इसलिए इसे बहुत ही अच्छे ढंग से आज समझ लेते हैं। तो टॉपिक है हमारा पंचायती राज व्यवस्था। प्यारे साथियों, इस पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु लाया गया, अर्थात इसे हम कह सकते हैं, इसे स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन अर्थात इसको क्यों लाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, विकास हेतु। ठीक है। होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए समय समय पर सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं लाई जाती रहीं। पूर्व में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा दो योजनाएं लाई गई थीं। वो दो योजनाएं हैं, एक है सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये 1952 में लाया गया था, और दूसरा है राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम 1952 में। ये दो कार्यक्रम सरकार द्वारा लाए गए थे। ये 1953 में हुआ था। ठीक। तो दो कार्यक्रम ये सरकार द्वारा जो लाए गए, इनके द्वारा कहीं न कहीं विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। और ये जो कार्यक्रम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 1952 को ये शुरू हुआ, और कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया था। और ये जो कार्यक्रम था, ये अमेरिका और भारत के सहयोग से शुरू हुआ था। मतलब भारत ने अमेरिका का सहयोग लिया था इस कार्यक्रम को चलाने के लिए। ये 55 विकास खंडों में, शुरुआत में 55 विकास खंडों में इसके द्वारा कार्य शुरू किया गया। लेकिन जिन क्षेत्रों में इस योजना के द्वारा काम नहीं कराया जा रहा था, अर्थात जो क्षेत्र ऐसे थे जिसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू नहीं था, उन क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम को लागू किया गया। इसको किन क्षेत्रों में लागू किया गया? इसको 2 अक्टूबर 1953 में इसे लागू किया गया, और उन क्षेत्रों में लागू किया गया था जिन क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा कार्य नहीं हो रहा था। ठीक है। इन दोनों कार्यक्रमों का जो उद्देश्य था, वो कहीं न कहीं सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक विकास करना था। क्या उद्देश्य था इनका? उद्देश्य जो था वो सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक विकास करना था। ठीक है। दोनों का उद्देश्य ये था। ठीक। होता क्या है कि ये योजनाएं अपना काम करती रहती हैं। कुछ समय के बाद इनकी समीक्षा हेतु कि इन्होंने कितना काम कर पाया, क्या ये सही ढंग से काम कर रही हैं या इनमें कोई सुधार की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को देखते हुए एक समिति का गठन किया जाता है। अर्थात इनकी समीक्षा के लिए इन संस्थाओं की, इन कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु एक समिति बनाई जाती है।
क्या बनाई जाती है? एक समिति बनाई जाती है और ये समिति 16 जनवरी 1957 को बनती है, जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। क्या नाम है? बलवंत राय मेहता समिति। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बलवंत राय मेहता। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी कहीं न कहीं इन्होंने भाग लिया, ठीक है। और ये एक राजनीतिक व्यक्ति थे। इन्होंने संविधान सभा में भी काम किया और कहीं न कहीं महात्मा गांधी जी के साथ जो असहयोग आंदोलन आदि उन्होंने चलाए, उन आंदोलनों में इन्होंने उनका पूरा सहयोग दिया और साथ रहे थे। और महात्मा गांधी जी के जो भी विचार थे, जो भी सपने थे, जो भी उन्होंने सोचा था, उनकी सोच को, उनकी विचार को कहीं न कहीं इन्होंने आगे बढ़ाया और उनके सपनों को साकार करने में इन्होंने अपने संघर्षों के द्वारा, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, ये पूछा जाता है महात्मा गांधी के विचारों को इन्होंने अपने संघर्षों से, अपने प्रयासों से सफल बनाया, ठीक है। और इसीलिए कहीं न कहीं बलवंत राय मेहता जी को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का जनक, स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता, पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। प्यारे साथियों, ये जो समिति बनाई गई थी, इस समिति में 13 लोग सदस्य थे। कितने लोग सदस्य थे? 13 लोग सदस्य थे। और इन्होंने जांच पड़ताल आदि करने के बाद अपनी रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को सौंप दी और मुख्य रूप से एक सिफारिश की। और क्या सिफारिश की? सिफारिशें तो बहुत ज़्यादा की, लेकिन अगर मुख्य रूप से हम देखें तो मुख्य रूप से जो इन्होंने सिफारिश की वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। कौन सी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, ये होता क्या है? प्यारे साथियों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो शासन सत्ता है वो एक स्थान पर केंद्रित न रहकर उसको विभिन्न स्थानीय स्तरों में बांट दिया जाए, जिससे कहीं न कहीं आम लोगों की हिस्सेदारी सत्ता में सुनिश्चित हो सके। अर्थात शासन सत्ता, यहाँ लिख सकते हो, शासन सत्ता केंद्रीकृत न होकर स्थानीय स्तरों में विभाजित कर दी जाए, बांट दी जाए, विभाजित कर दी जाए, ठीक। जिससे क्या हो कि जो आम लोग हैं, आम लोगों की भी सत्ता तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो ये बहुत बड़ा कहीं न कहीं ये मुद्दा था, इनका प्रयास था और इन्होंने इस मुद्दे पर सिफारिश की कि ऐसा होना चाहिए। होता क्या है कि बलवंत राय मेहता जी ने इसके अलावा और भी बहुत सारी सिफारिशें की। क्या सिफारिशें की? इनकी जो अन्य सिफारिशें थी, वो क्या थी? इन्होंने ये कहा कि
पंचायती राज जो व्यवस्था है, जो संरचना है, इस संरचना को त्रिस्तरीय होना चाहिए। पंचायती राज संरचना त्रिस्तरीय होनी चाहिए। ठीक है। त्रिस्तरीय का मतलब एक ग्राम पंचायत हो, एक क्षेत्र पंचायत और एक जिला पंचायत हो, और ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। और इन्होंने एक और सिफारिश की कि जो SC ST और महिलाएं हैं, इनके लिए आरक्षण भी इनमें होना चाहिए। SC ST महिलाओं हेतु आरक्षण क्या होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए। ठीक है। और ये विकेंद्रीकृत एक प्रशासनिक संरचना बनाई जानी चाहिए। ठीक। और उसको पूरा विकास का जो दायित्व है, उसको पूरा वो विकास का दायित्व सौंप देना चाहिए। ठीक है। और जो भी योजनाएं आती हैं, विकास की जो भी योजनाएं आती हैं, उन विकास कार्यक्रमों को कहीं न कहीं जो ये व्यवस्था है, जो ये स्तर हैं, इन स्तरों को सौंप देना चाहिए। बात समझ में आई कि पंचायती राज की जो संरचना है वो त्रिस्तरीय हो, SC ST को आरक्षण हो। ठीक। जो भी विकास की योजनाएं आती हैं, वो इन व्यवस्था जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत हैं, जो ये स्तर बनाए गए हैं, इन्हीं स्तरों के माध्यम से विकास के कार्य होने चाहिए। तो इन्होंने ये कुछ जो सिफारिशें अपनी दी, इन सिफारिशों को क्या होता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 में इन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। स्वीकार या अनुमोदित कह सकते हैं, अनुमोदित कर दिया जाता है। ठीक है। ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास परिषद का, आखिर इसका गठन क्यों किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन इसलिए किया गया था कि जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, योजनाओं का निर्माण किया जाता है, उनमें राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इसे लाया गया था। और कहीं न कहीं योजना आयोग द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उनके अनुमोदन के लिए इसको बनाया गया था। इसमें जो सदस्य आदि होते हैं, अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष PM होते हैं। ठीक है। और जितने भी भारतीय संघ हैं, मतलब भारतीय राज्य हैं, उन भारतीय राज्यों के जो CM होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वो सभी लोग इसके सदस्य होते हैं। और जो योजना आयोग के जो सदस्य होते हैं, वो सभी इसके पदेन सदस्य होते हैं। और कहीं न कहीं जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, अर्थात कह सकते हैं जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, वो सभी लोग इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई कि ये राष्ट्रीय विकास परिषद भी समझ में आ गया। जो भी प्यारे साथियों हम बोल रहे हैं, एक एक शब्द को आप बखूबी तरीके से आप अपनी नोट्स में लिखते जाइए। एक एक शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो भी हमने आपको बताया राष्ट्रीय विकास परिषद में सदस्य आदि, ये भी आप लिख लीजिए, कोई भी चीज़ आप छोड़िए नहीं। तो होता क्या है कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। सबसे पहले राजस्थान में इसकी शुरुआत हो जाती है। राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है और राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है नागौर ज़िला। नागौर ज़िले के बगधरी गांव में
पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ का जो उद्घाटन किया था उद्घाटन उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, पीटी नेहरू ने। ठीक है। 1959 में ही दूसरे नंबर पर ऐसा राज्य जिसने पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया हो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इसने भी 1959 को ही अपने यहाँ इसे लागू कर दिया था। धीरे धीरे अन्य प्रदेशों में भी इस व्यवस्था को लागू किया जाने लगा और कहीं न कहीं इसको लागू करने में प्रदेशों में कुछ मतभेद था। और क्या मतभेद था कि कुछ प्रदेशों ने तो इसे द्विस्तरीय बना के लागू किया, कुछ प्रदेशों ने त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में इसे लागू किया और कुछ प्रदेशों ने 4 स्तरीय व्यवस्था के रूप में इसे लागू किया। जैसे हम कह सकते हैं कि जो तमिलनाडु है उसने द्विस्तरीय, 2 स्तर पर इसे लागू किया। द्विस्तरीय का मतलब है कि इसने जिला परिषद और जो क्षेत्रीय परिषद थी, मतलब क्षेत्र पंचायत, उसको लागू किया। और जो राजस्थान आपका था उसने त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की। और इसी तरीके से अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसने तो 4 स्तर इसके बना दिए। कितने? 4 स्तर। मतलब इसने एक नया स्तर भी जोड़ दिया, न्याय पंचायत। ठीक है। तो ये कुछ मतभेद राज्यों में था। धीरे धीरे क्या होता है कि इस पंचायती राज व्यवस्था की जांच करने के लिए 1959 में ये लागू हो जाती है। धीरे धीरे ये अन्य प्रदेशों में लागू होती चली गई। 1960 के बाद कहीं न कहीं इस व्यवस्था की जांच के लिए बहुत सारी समितियों का समय समय पर गठन होता गया। क्या होता गया? 1960 के बाद समय समय पर पंचायती राज व्यवस्था की जांच के लिए 1960 के बाद पंचायती राज व्यवस्था की जांच के लिए बहुत सारी समितियों का गठन होता रहा। इन समितियों के गठन के क्रम में एक समिति बनाई गई थी 1977 में। 1977 में एक समिति बनाई और ये समिति का गठन किसने किया था? उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार। तो जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में एक समिति बनाई जिसको नाम दिया गया अशोक मेहता समिति। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता थे। और इसे जो है 1978 में ये बनाई गई थी, 1978 में। ठीक। जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? 77 में। और इस समिति को 77 में ही बना दिया गया था, लेकिन इसने जो है अपनी रिपोर्ट 1978 में दी थी। लगभग 132 सिफारिशें इसने की थी। ठीक है। समिति तो बना दी गई थी 1977 में, लेकिन इसकी रिपोर्ट कब आई थी? 1978 में आई थी। ठीक। तो इन्होंने जो अपनी मुख्य सिफारिशें की वो कौन कौन सी की? इन्होंने ये कहा, जो इनकी सिफारिशें थीं, इन्होंने ये कहा कि देखिए पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बना दो। मतलब जो निचला स्तर है ग्राम पंचायत, उसको ख़त्म कर दो। केवल जिला स्तर पर एक जिला पंचायत रखो और एक मंडल पंचायत का भी गठन करो। इन्होंने क्या कहा कि एक मंडल पंचायत का गठन कर दिया जाए। मतलब कुछ गांवों को मिला करके लगभग 15,000 से 20,000 की आबादी वाले क्षेत्रों में एक मंडल पंचायत का गठन कर दिया जाए। ठीक।
इसी तरीके से इन्होंने ये भी कहा कि सभी स्तरों पर चुनाव कराए जाएं और इन चुनावों में राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए, मतलब राजनीतिक पार्टियां भी इस चुनाव में भाग लें और इन सभी संस्थाओं में कहीं न कहीं कर लगाने की शक्ति भी इनको दी जानी चाहिए। इन्हें क्या कि कर लगाने की शक्ति इनको दी जानी चाहिए और राज्य सरकारों का वेजा हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए। राज्य सरकारें अवैधानिक रूप से फालतू में कोई इन संस्थाओं में कहीं न कहीं हस्तक्षेप न करें। राज्य सरकारें अवैध रूप से हस्तक्षेप न करें और चुनाव 6 माह के अंदर होने चाहिए, ठीक है। चुनाव 6 महीने के अंदर होने चाहिए, ठीक है, ये इन्होंने कहा था। और ये जो समिति थी, इस समिति में कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। कितने थे इसमें 15 सदस्य थे, ठीक। और जो इन्होंने ये कहा था कि एक मंडल पंचायत हो, तो वो भी लिख लीजिए आप लोग कि 15,000 से लगभग 20,000 की आबादी वाला एक क्षेत्र होना चाहिए जिसमें कई गांवों को मिला करके एक मंडल पंचायत बनाई जाएगी। सारी चीज़ें आप लोग नोट करते जाइए। तो इन्होंने जो सिफारिश की कि द्विस्तरीय होना चाहिए, सभी स्तरों पर चुनाव होने चाहिए, कर लगाने की शक्ति इन पंचायतों को दी जानी चाहिए, राज्य सरकारें इसमें किसी प्रकार से अवैध रूप से कोई हस्तक्षेप ना करें और चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए। एक अलग से न्याय पंचायत भी बनाई जानी चाहिए। क्या बनाई जानी चाहिए? एक न्याय पंचायत बनाई जानी चाहिए और कहीं न कहीं यहाँ पर न्यायिक जो अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए और यहाँ पर एक योग्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति होनी चाहिए। इन्होंने ये अपनी सिफारिशें की और SC ST के लिए आरक्षण भी हो, ये भी इन्होंने कहा था। क्या कहा था कि SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो और कहीं न कहीं पंचायतों के मामलों को देखने के लिए राज्य मंत्रिमंडल में एक राज्य मंत्री, एक पंचायत मंत्री की भी नियुक्ति होनी चाहिए और कहीं न कहीं एक जो पंचायती राज कह सकते हैं मंत्रालय बनाया जाना चाहिए, ये भी इन्होंने कहा था। क्या कहा था कि एक पंचायती राज मंत्रालय बनाया जाना चाहिए और एक पंचायत मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। ये कुछ इन्होंने सिफारिशें दी, लेकिन होता क्या है कि इनकी सिफारिशों को सरकार ने नहीं माना। जो अशोक मेहता थे, इनकी जो समिति थी, इस समिति ने जो भी सिफारिशें अपनी की, कह सकते हैं कि इन्होंने एक भिन्न सिफारिशें अपनी की। तो इनकी सिफारिशों को कहीं न कहीं सरकार ने नहीं माना। आखिर इनकी सिफारिशों पर काम क्यों नहीं हुआ कि 1977 में जब ये कमेटी बनी थी, तब जनता पार्टी की सरकार थी और इस समिति के कार्यकाल जैसे ही पूरा होता है, उससे ठीक पहले जनता पार्टी भंग हो जाती है और भंग हो जाने की वजह से इनकी सारी सिफारिशें ठंडे बस्ते में पड़ी रहीं और ये लागू नहीं हुई, ठीक। तो अशोक मेहता जो थे, ये गुजरात के रहने वाले थे,
भावनगर के रहने वाले थे और ये एक राजनीतिज्ञ भी थे, राजनीतिज्ञ थे। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग भी लिया और एक समाजवादी चिंतक थे, एक समाजवादी विचारक थे। 2 बार ये लोकसभा के सांसद भी रहे, ठीक है, 2 बार लोकसभा के सांसद भी रहे, ठीक। तो कहीं न कहीं इनका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा था और काफ़ी होनहार व्यक्ति थे। और इसके बाद जो मुख्य रूप से समिति बनाई गई, एक समिति थी GV.K. राव, GV.K. राव समिति। ये जो समिति थी प्यारे साथियों, मुख्य रूप से इस समिति का जो गठन किया गया था वो गरीबी उन्मूलन हेतु किया गया था। और जो विकास की जो भी योजनाएं चल रही थीं उनकी भी जांच करने के लिए इस समिति को बनाया गया था, ठीक है। गरीबी उन्मूलन का मतलब गरीबी हटाओ। तो चौथी पंचवर्षीय जो योजना आई थी, उस योजना के तहत जब 1971 के जो चुनाव होने वाले थे, उन चुनावों में इंदिरा गांधी जी ने कहीं न कहीं गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर बनाना ये उद्देश्य था। और तो गरीबी उन्मूलन और जो विकास की जो योजनाएं थी, विकास योजनाओं के जो प्रशासनिक जो ढांचा था, उस प्रशासनिक ढांचा की जांच के लिए इसे लाया गया था, इसे बनाया गया था, ठीक है। लेकिन इस समिति ने उस प्रशासनिक ढांचा की जांच की, उसके साथ साथ इसने पंचायती राज व्यवस्था की भी जांच की। पंचायती राज व्यवस्था की भी जांच की, ठीक। पंचायती राज व्यवस्था की भी इसने जांच की और कहीं न कहीं बहुत सारी सिफारिशें भी इसने की। इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष भी यहाँ लिख लीजिए, जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? GV.K. राव, ठीक है। 1985 में ये समिति बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1985 में, 25 मार्च को यहाँ लिख लो, 25 मार्च 1985 में ये समिति बनी। GV.K. राव इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने प्रशासनिक ढांचा की जांच की और इसके साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था की भी इस समिति ने जांच की। और जांच आदि करने के पश्चात इन्होंने ये कहा और कहीं न कहीं अपनी जांच में ये बताया कि जो प्रशासनिक ढांचा है वो एकदम शिथिल पड़ा हुआ है और जो भी विकास कार्यक्रम की जो भी योजनाएं लाई जा रही हैं, जो चल रही हैं, वो कहीं न कहीं दफ्तर तक ही सीमित हैं। उनका कार्य ज़मीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। अर्थात इन्होंने ये कहा कि जो व्यवस्था है वो दफ्तरशाही हो चुकी है और इस दफ्तरशाही व्यवस्था के कारण ही जो भी विकास की योजनाएं लाई जा रही हैं, जो पंचायती राज सिस्टम चल रहा है, ये एकदम मृत प्राय हो चुका है। अर्थात पंचायती राज सिस्टम को तो इन्होंने बिना जड़ की घास तक कह दिया। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारी सिफारिशें की और उन सिफारिशों में इन्होंने ये कहा कि जो जिला पंचायत है, जो जिला पंचायत है, जिला पंचायत इसको कहीं न कहीं विकास की मुख्य एजेंसी
मुख्य एजेंसी बनाया जाना चाहिए। जो भी विकास की योजनाएं आती हैं वो इसके द्वारा कहीं न कहीं उनकी देखरेख करनी चाहिए और ये पंचायती राज व्यवस्था की मुख्य एजेंसी के रूप में इसको कार्य करना चाहिए। और ये भी कहा कि एक जिला विकास आयुक्त बनाया जाना चाहिए। ठीक है, एक जिला विकास आयुक्त बनाया जाना चाहिए जो जिला परिषद का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करे। ये क्या हो कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में ये काम करे। ठीक है, और कहीं न कहीं नियमित चुनाव कराए जाएं, नियमित चुनाव कराए जाएं। इन्होंने मुख्य रूप से ये अपनी सिफारिशें की। कहने का मतलब है अंततः कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो GV.K. राव समिति थी इसने जिला परिषद पर ज़्यादा ध्यान दिया और जिला परिषद को मजबूत करने पर ज़्यादा सिफारिश की। जो मंडल पंचायत या ग्राम पंचायत आदि हैं इन्हें कहीं न कहीं इसने ज़्यादा मजबूत करने की सिफारिश नहीं की। तो इसने क्या काम किया कि जो जिला परिषद थी, जिला पंचायत थी, इसको मजबूत करने पर इसने अपना जो भी था वो कार्य किया। और नौकरशाही के कारण पंचायती राज व्यवस्था में जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी उन बाधाओं को भी उजागर करने का इसने काम किया। तो ये है आपकी GV.K. राव समिति। ठीक है, इसके बाद अगली जो समिति है वो LM सिंघवी समिति। प्यारे साथियों, जो भी हम बोल रहे हैं, भले ही हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जो भी हम बोल रहे हैं उन सारी चीज़ों को आप नोट्स में उतारते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है, आपके लिए एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। जो LM सिंघवी समिति है, ये समिति प्यारे साथियों राजीव गांधी की जब सरकार थी 1986 में, उन्होंने इस समिति का गठन किया था। और ये समिति उन्होंने क्यों बनाई? उन्होंने इसलिए इस समिति को बनाया कि जो पंचायती राज व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था की जांच के लिए, कि आप जाइए और कमियों को देखिए, उनमें सुधार की क्या गुंजाइश है, किस तरीके से सुधार होगा, क्या कमियां हैं, उन सबको बताइए। तो इस समिति ने जो अपनी मुख्य रूप से सिफारिशें की वो क्या की? मुख्य रूप से इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिफारिश की और इन्होंने ये कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दे दी जाए। क्या दे दी जाए? संवैधानिक मान्यता दे दी जाए। और तो लिख लीजिए यहाँ पर, संवैधानिक मान्यता की बात की। दूसरी चीज़ इन्होंने ये कहा कि ग्राम पंचायतों में एक न्याय पंचायत बनाई जाए। क्या बनाई जाए? एक न्याय पंचायत बनाई जाए और ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहारिक बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो ग्राम पंचायतें हैं यही वास्तविक लोकतंत्र का वास्तविक दर्पण है। इसलिए ग्राम पंचायतों को ज़्यादा व्यवहारिक बनाए जाने की आवश्यकता है। क्या कहा कि जो ग्राम पंचायतें हैं, पंचायतों को ज़्यादा व्यवहारिक बनाया जाए, क्योंकि ग्राम पंचायतें ही लोकतंत्र का एक वास्तविक दर्पण होती हैं। और जो ग्राम पंचायतें हैं उन्हें कहीं न कहीं कर यानी टैक्स लगाए जाने की उन्हें शक्ति दी जाए, जिससे कि वो अपनी आर्थिक
ज़रूरतों को पूरा कर सकें, अपने आप को और मजबूत कर सकें। ठीक है, क्या कहा कि ग्राम पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दी जाए, कर लगाने की शक्ति दी जाए, जिससे कि वो अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करें और कहीं न कहीं अपना विकास कर सकें। ठीक है, तो और जो भी विवाद की अगर स्थिति कोई उत्पन्न होती है तो विवाद आदि हेतु विवाद की स्थिति से निपटने के लिए न्यायिक प्राधिकरण या न्यायिक अधिकरण बनाए जाएं। तो इन्होंने अपनी ये कुछ सिफारिशें की कि संवैधानिक मान्यता इनको दे दी जाए। संवैधानिक मान्यता दे दी जाए, न्याय पंचायतों का गठन कर दिया जाए, न्याय पंचायतों को ज़्यादा व्यवहारिक बना दिया जाए और ग्राम पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दे दी जाए और विवाद की स्थिति से निपटने हेतु कहीं न कहीं न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जाए। तो ये आपकी हो गई एल.एम. सिंघवी समिति। इसके बाद देखते हैं एक अगली समिति है जिसका नाम है थुंगन समिति। थुंगन समिति। प्यारे साथियों, ये जो समिति थी इसको 1988 में ये संसद की एक समिति थी, संसद की एक सलाहकारी समिति थी। कैसी समिति थी आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए, ये किसने बनाई थी, अन्य जो समितियां थीं वो किसने बनाई थीं। ये अगर देखा जाए तो ये संसद के द्वारा ये बनाई गई थी, एक संसद की सलाहकारी समिति थी, संसद की सलाहकारी समिति थी। ठीक, और इसके जो अध्यक्ष थे वो पी.के. थुंगन थे। ठीक है, पी.के. थुंगन, पूरा नाम क्या है? प्रेम खांडू थुंगन। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश के थे, अरुणाचल प्रदेश के। ठीक, ये जो समिति बनाई गई थी वो क्यों बनाई गई थी कि प्रशासनिक जो ढांचा है उसकी जांच करने के लिए। लेकिन इस समिति ने भी उस प्रशासनिक ढांचे की तो जांच की, लेकिन संवैधानिक जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको भी मजबूत और सुदृढ़ करने के लिए इसने अपनी कई सिफारिशें की और उन सिफारिशों में मुख्य रूप से इसने भी अपनी जो सिफारिश की वो संवैधानिक दर्जा देने की बात इसने भी की कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दे दी जाए, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए और इन्हें त्रिस्तरीय बनाया जाए। क्या कहा? इन्हें त्रिस्तरीय बनाया जाए और कहीं न कहीं जो इसका कार्यकाल है वो कार्यकाल 5 वर्ष का रखा जाए। क्या कहा? कार्यकाल इसका 5 वर्ष का, कार्यकाल 5 वर्ष का रखा जाए। ठीक, एक राज्य वित्त आयोग बनाया जाए। ठीक, और इसी तरीके से राज्य चुनाव आयोग भी बनाया जाना चाहिए और एक जिला आयुक्त बनाया जाए। यहाँ लिख लीजिए, एक राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए और जिलाधिकारी को, यानी जो कलेक्टर होता है उसे कहीं न कहीं प्यारे साथियों जिला परिषद का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाए। जो जिला कलेक्टर होता है, कलेक्टर, उसको क्या बनाया जाए? मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाए। ठीक,
ये कुछ इसकी सिफारिशें थीं। तो थुंगन समिति ये संसद की एक सलाहकारी समिति थी, 1988 में ये बनाई गई थी। पीके थुंगन इसके अध्यक्ष थे, अरुणाचल प्रदेश के थे, पूरा नाम आप याद रखिए, ठीक। जो सिफारिशें की मुख्य रूप से इन्होंने भी यही कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, इनको त्रिस्तरीय बना दिया जाए, कार्यकाल 5 वर्ष का रखा जाए, राज्य वित्त आयोग बनाया जाए, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए, जिला कलेक्टर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाए, ठीक है। इसके बाद जो समिति आती है वह है आपकी गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति, गॉडगिल समिति, इसको भी प्यारे साथियों 1988 में ही इसको बना दिया गया था। और ये क्यों बनाई गई थी? ये इसलिए बनाई गई थी, इससे ये कहा गया था कि आपको ये जांच करना है कि पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को किस तरीके से प्रभावशाली बनाया जाए, कैसे इनको मजबूत बनाया जाए। तो इन्होंने भी यहाँ लिख लीजिए, इसका क्या उद्देश्य था सॉरी इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि पंचायती, इसको किस पर काम करना था कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। तो इन्होंने जो अपनी सिफारिशें दी, जो सिफारिशें की, इन्होंने भी मुख्य रूप से ये कहा कि मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए इन्हें संवैधानिक दर्जा देना अति आवश्यक है। क्या कहा कि इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाए। दूसरी चीज, आपने संवैधानिक दर्जा दे दिया तो इन्हें त्रिस्तरीय रखा जाए, इनके स्तरों में कोई परिवर्तन न किया जाए, इन्हें 3 स्तर पर जो बनाया गया है उसी तरीके से इसको रखना चाहिए, ठीक। कार्यकाल, इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कार्यकाल 5 वर्ष का ही होना चाहिए। निर्वाचन होने चाहिए, SC ST महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, निर्वाचन होना चाहिए, SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए। और राज्य में एक राज्य वित्त आयोग और एक चुनाव आयोग होना चाहिए। एक राज्य में राज्य वित्त आयोग होना चाहिए, और एक चुनाव आयोग होना चाहिए। ये कुछ सिफारिशें गॉडगिल समिति द्वारा की गई थी। प्यारे साथियों, कहीं न कहीं इन्होंने ये भी कहा था कि इन संस्थाओं को कर लगाने की भी शक्ति दी जाए, ठीक। कर लगाने की भी शक्ति दी जाए। होता क्या है कि इन विभिन्न समितियों द्वारा जो सिफारिशें दी गई, इन सभी सिफारिशों के आधार पर ये देखा गया कि कहीं न कहीं ज़्यादातर समितियां ये कह रही हैं कि पंचायतों को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा देना जरूरी है। और इसलिए पंचायती संस्थाओं को, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के प्रयास शुरू हो गए। और संवैधानिक दर्जा देने के प्रयासों में किस तरीके से इन प्रयासों को किया गया, किस तरीके से इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला, तो संवैधानिक दर्जा के बारे में हम लोग अगली क्लास में कल देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक करिए, चैनल को प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कल फिर मिलेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कैसे मिला, इसकी नई क्लास के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।